नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स अदृश्य किरणें। अदृश्य किरणें, संपादक देवकी नंदन शर्मा, कहानी शशिकांत, चित्रांकन SWA शाह। भौतिकी वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम देश के उन जाने माने वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने विभिन्न आविष्कारों द्वारा देश की प्रगति एवं विकास में विशेष योगदान दिया था। एक दिन वह अपने मित्र प्रोफेसर रमन के साथ प्रयोगशाला की ओर जा रहे थे। डॉक्टर, मैंने सुना है आजकल आप किसी नए प्रयोग में व्यस्त हैं। हाँ प्रोफेसर, यदि वह प्रयोग सफल हो जाता है तो हम विज्ञान के क्षेत्र में कई देशों से आगे निकल जाएंगे। सहसा मध्यम गति से दौड़ती हुई डॉक्टर गौतम की कार एक झटके से रुक गई। आपने गाड़ी क्यों रोक दी डॉक्टर? शायद इंजन में कुछ खराबी आ गई है। कार अगले ही क्षणों में जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर उठ गई और डॉक्टर गौतम कुछ देख पाते उससे पहले ही डॉक्टर गौतम चौंक पड़े। डॉक्टर, कोई हमारी गाड़ी को चुंबक के बल द्वारा अपनी ओर खींच रहा है, जल्दी कुछ कीजिए। मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ प्रोफेसर। डॉक्टर गौतम वास्तव में परेशान थे। इस दृश्य को बहुत से लोगों ने देखा। आश्चर्य, कार तो गैस के गुब्बारे की तरह आकाश में उड़ रही है। ऐसा तो पहली बार देखा है। कितनी तेजी से ऊपर उठ रही है वह। मैंने उसमें 2 व्यक्ति भी देखे हैं। और फिर देखते ही देखते डॉक्टर गौतम की कार नज़रों से ओझल हो गई। उस समय आकाश में धरती से 50 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर काट रहा था एक तश्तरी नुमा यान। आपने तो कमाल ही कर दिया प्रोफेसर। यह साधारण सा यंत्र है, किंतु इसमें छुपी विलक्षण चुंबकीय शक्ति। यह मेरी नई खोज है टोनी। इस यंत्र के द्वारा मैं धरती से सैकड़ों मील दूर रहकर भी लोहे से बनी भारी से भारी वस्तु को भी अपनी ओर खींच सकता हूँ। वह कार अब हमारे यान को छूने ही वाली है प्रोफेसर। मुझे क्या करना है? तुम्हें सिर्फ यान की दिशा बदलकर उसकी गति बढ़ानी है। अगले ही क्षणों में डॉक्टर गौतम की कार उस यान से चिपक गई। यान उसे लेकर उत्तर की ओर बढ़ने लगा। किसी ने इस घटना की जानकारी कोतवाली को दी। इंस्पेक्टर, उस कार में महान वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम एवं रमन थे। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। इस जानकारी के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। चार्ज रूम से निकलकर इंस्पेक्टर पांडे ने यह जानकारी अपने सहायक सब इंस्पेक्टर राठी को दी। आश्चर्य है सर, डॉक्टर गौतम एवं रमन का अपहरण, और वह भी ऐसे तरीके से। फिर यह सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। सूचना पाते ही पुलिस के 2 हेलीकॉप्टर आकाश में चक्कर काटने लगे। सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां दौड़ने लगी, किंतु डॉक्टर गौतम एवं रमन एवं उस कार के विषय में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। 2 दिन बाद डॉक्टर गौतम की कार सही हालत में जंगल में पाई गई। सर, अब मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि कार के उड़ाने की खबर झूठी थी। मिस्टर राठी, मैंने इस संबंध में और भी बहुत से लोगों से पूछताछ की है। इस कार को 20 लोगों ने आकाश में उड़ते देखा था। कार वही है। किंतु सर, यदि यह कार आकाश में उड़ी होती और फिर नीचे गिरती तो क्या यह इसी अवस्था में मिलती? यह बात तो वास्तव में सोचने वाली है मिस्टर राठी। अगले दिन महान वैज्ञानिक गौतम एवं रमन के अपहरण का समाचार अखबारों में छपा। पढ़िए आज की ताज़ा खबर, महान वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम एवं रमन का विचित्र तरीके से अपहरण। पुलिस विभाग परेशान। लाख कोशिशों के बाद भी इस संबंध में कोई सूत्र नहीं मिला। मिस्टर राठी, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट का कहना है कि डॉक्टर गौतम स्वयं कार को ड्राइव कर रहे थे और रमन उनके साथ थे। फिर वह आकाश में ही कहाँ गायब हो गए सर, और उन्हें छोड़कर कार सही सलामत धरती पर कैसे आ गई? सबसे पहले हमें इसी पहेली को सुलझाना है। दूसरी ओर एक ऐसे खंडर में जो घने जंगल में था और जिसे भूतहा समझा जाता था। प्रोफेसर, उस कार का तो नाम निशान भी नहीं रहा होगा। नहीं टोनी, मैंने उसी यंत्र का प्रयोग करके चुंबकीय बल द्वारा उसे इस प्रकार जंगल में उतारा है कि वह अपने सही रूप में है। हाँ, वह दोनों वैज्ञानिक कैसे हैं? वह दोनों अभी बेहोश है प्रोफेसर। उनका ध्यान रख टोनी, वह दोनों महान वैज्ञानिक हैं, अतः उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। टोनी बाहर चला गया और अगले ही क्षणों में वह एक दूसरे कक्ष में दाखिल हुआ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, मुझे खुशी है कि अब आप होश में हैं। तुम कौन हो? मैं प्रोफेसर डैंग का सहायक टोनी हूँ। आप दोनों इस समय उनकी प्रयोगशाला में हैं, किंतु आप स्वयं को कैदी न समझकर प्रोफेसर का अतिथि ही समझे। मैं उस शैतान से मिलना चाहता हूँ। मैं उनसे बात करूंगा डॉक्टर। और इस संदेश को पाकर प्रोफेसर डैंग स्वयं डॉक्टर गौतम तथा रमन से मिला। प्रोफेसर डैंग, मैंने तुम्हारे करे आविष्कारों के विषय में सुना है। मैं उनसे प्रभावित भी हूँ।
फिर भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए अच्छी भावना नहीं है। यदि तुम अपने आविष्कारों का प्रयोग मानव हितों के लिए करते तो तुम्हें किसी देवता की तरह पूजा जाता। छोड़ो डॉक्टर, अब इस प्रकार की बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो केवल अपने उद्देश्य में दिलचस्पी है डॉक्टर, जिसके अनुसार मुझे संसार के नक्शे से हिंदुस्तान का नामो निशान ही मिटा देना है। और तुम सोचते हो तुम्हारा यह उद्देश्य पूरा हो जाएगा? प्रोफेसर डैंग, हिंदुस्तान की धरती ना तो वीरों से खाली हुई है और ना ही वैज्ञानिकों से, इसलिए तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। प्रोफेसर डैंग ने यह सुना तो गुस्से से दांत पीस लिए। उसने टोनी को बुलाया। टोनी, इन दोनों सरफिरे वैज्ञानिकों को एक कैदी से अधिक न समझा जाए। ठीक है प्रोफेसर। इसके पश्चात वह कक्ष से बाहर चला गया। डॉक्टर गौतम तथा रमन विचारमग्न थे। पता नहीं यह डैंग अब क्या करने वाला है। यहाँ से निकलने का मार्ग देखना होगा। उधर राजनगर के उपग्रह केंद्र की प्रयोगशाला में सब कुछ ठीक है डॉक्टर। कंट्रोल सिस्टम में कोई खराबी नहीं है। जी हाँ, उसमें किसी तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। अर्थात उपग्रह छोड़ने की जो तिथि निश्चित की गई है वह उचित है। इसके पश्चात दुबे तथा वर्मा कक्ष से निकलकर मैदान में आ गए। रॉकेट दागने के लिए तैयार है डॉक्टर। कल इसके द्वारा छोड़ा उपग्रह पृथ्वी की कक्ष में प्रवेश कर जाएगा। उसी समय प्लीज जल्दी आइए डॉक्टर, प्रयोगशाला का कोई भी यंत्र काम नहीं कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? वैज्ञानिक दुबे तथा वर्मा चौंक पड़े। सहायक के साथ वह प्रयोगशाला में पहुंचे और तब उफ, यह क्या हो गया डॉक्टर? प्रयोगशाला के सभी यंत्र बेकार हो गए हैं। उपग्रह छोड़ने की तिथि बदलनी होगी। इस खराबी को देखना होगा। सब कुछ ठीक प्रकार से देखा गया किंतु व्यर्थ। हम हार गए डॉक्टर, हमारी मेहनत बेकार चली गई। आखिर हुआ कैसे? उधर प्रयोगशाला के ठीक ऊपर आकाश में 50 मील की ऊंचाई पर मौजूद था प्रोफेसर डैंग का वही यान। यह सब इसी यंत्र की वजह से हुआ है टोनी। इस यंत्र से निकलने वाली चुंबकीय किरणों ने ही प्रयोगशाला के यंत्रों को खराब किया है। और इसका अर्थ यह है प्रोफेसर कि अब वह उपग्रह नहीं छोड़ा जा सकेगा। कम से कम उस समय तक तो नहीं जब तक कि ये वैज्ञानिक असली कारण का पता नहीं लगा लेते। क्या तुम स्क्रीन को देख रहे हो? हाँ प्रोफेसर, स्क्रीन मेरे सामने है। कहते हुए टोनी ध्यान से स्क्रीन को देखने लगा। उसी दिन वैज्ञानिक दुबे एवं वर्मा एक ही गाड़ी से अपने निवास की ओर लौट रहे थे कि सहसा ही अचानक ही गाड़ी कैसे खराब हो गई। हो सकता है ईंधन समाप्त हो गया हो। और वैज्ञानिक दुबे तथा वर्मा कुछ समझ पाते उससे पहले ही। डॉक्टर, हमारी गाड़ी तेजी से ऊपर उठ रही है, डॉक्टर गौतम की गाड़ी की तरह। माय गॉड! यह संयोग ही था कि उस समय इंस्पेक्टर पांडे तथा राठी की जीप उस सड़क से गुजर रही थी। सर, वह देखिए, उड़ती हुई गाड़ी। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा मिस्टर राठी। देखते ही दोनों जीप से उतरे और फिर उस स्थान पर धाएं धाएं। किंतु व्यर्थ। कार अब इतनी ऊंचाई पर थी कि उस तक गोलियां नहीं पहुंच सकती थी। सड़क पर भीड़ थी और क्रमशः नजरों से ओझल होती उस गाड़ी को बहुत से लोग देख रहे थे। आश्चर्य, अब तो कारें भी आकाश में उड़ने लगी। इसी तो विज्ञान का चमत्कार ही कहा जाएगा। अभी 4 दिन पहले भी तो ऐसा ही हुआ था। स्पष्ट है किसी अपराधी ने अपहरण करने का यह नया तरीका इजाद किया है। और फिर गाड़ी बिल्कुल अदृश्य हो गई। इंस्पेक्टर पांडे ने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचित किया। प्लीज जल्दी कीजिए, अभी कुछ क्षणों पूर्व ही वह कार नजरों से ओझल हुई है। थोड़ी देर बाद पुलिस के हेलीकॉप्टर आकाश में चक्कर काटने लगे किंतु व्यर्थ, कुछ भी नहीं हो सका। पुलिस विभाग की नींद हराम हो गई। इंस्पेक्टर पांडे और राठी एक पल के लिए भी आराम नहीं कर सके। सर, 5 दिन में यह दूसरी घटना है। मिस्टर राठी, मुझे यकीन है यह काम डैंग के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का नहीं है। इस बार वह एक और नई खोज लेकर इस धरती पर आया है। 2 दिन तक निरंतर भागदौड़ करने के बाद इंस्पेक्टर पांडे को वह गाड़ी भी उसी स्थान पर मिली जहां डॉक्टर गौतम की गाड़ी पाई गई थी। गाड़ी तो यह रही सर, किंतु वैज्ञानिक दुबे और वर्मा इसमें नहीं है। मिस्टर राठी, डैंग का उद्देश्य ही उन वैज्ञानिकों का अपहरण करना था। गाड़ी उसके लिए महत्वहीन थी, इसलिए उसने इसे नीचे फेंक दिया। यूं कहिए सर, किंतु इसे नीचे गिराने के बजाय बहुत ही सावधानी से यहाँ रख दिया गया है। एक ही बात है मिस्टर राठी। वैसे सोचने वाली बात यह है कि दोनों गाड़ियाँ यहीं क्यों गिराई गई। हमें इस जंगल को देखना चाहिए। हो सकता है इस स्थान से डैंग का कोई संबंध रहा हो। आप ठीक कहते हैं सर। और इसके उपरांत वह दोनों आगे की ओर बढ़ने लगे। तभी गाड़ी के अंदर से एक आवाज़, तुम मूर्ख हो इंस्पेक्टर, मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकोगे। पांडे और राठी दोनों चौंक पड़े। यह आवाज़ तो
ऐसा लगता है जैसे कार के अंदर से आ रही है। दोनों पलटकर कार के पास पहुंचे। और फिर, कौन हो तुम? कहाँ से बोल रहे हो? इसी गाड़ी के अंदर से। इस गाड़ी के अंदर से? ऐसा कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर, गाड़ी की सीट के नीचे एक ट्रांसमीटर स्पीकर सहित पड़ा है। मेरी आवाज़ का माध्यम वही है। मैंने सोचा मेरी आवाज़ सुनकर तुम व्यर्थ की भागदौड़ से बच जाओगे। और अगले ही क्षणों में वह शक्तिशाली ट्रांसमीटर इंस्पेक्टर पांडे के हाथ में था। प्रोफेसर, मैं उन चारों वैज्ञानिकों के विषय में जानना चाहता हूँ। वह चारों मेरे कब्जे में हैं इंस्पेक्टर। उन तक तुम कभी नहीं पहुँच सकोगे। अतः भाग दौड़ व्यर्थ है। इंस्पेक्टर, मेरे विषय में सोचना छोड़ दो। इस समय कहाँ हो तुम? अंतरिक्ष में स्थित अपनी प्रयोगशाला में, किंतु वहां तक तुम्हारे रॉकेट भी नहीं पहुंच सकेंगे। प्रोफेसर डैंग, मैं जानना चाहता हूं तुमने उन वैज्ञानिकों का अपहरण क्यों किया है? ताकि तुम्हारा देश विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पीछे रह जाए और इस धरती पर कोई भी नया आविष्कार जन्म न ले सके। इसके लिए मैं चुन चुनकर इस देश के वैज्ञानिकों का अपहरण करूंगा अथवा उन्हें समाप्त कर दूंगा। इंस्पेक्टर पांडे ने एक दो प्रश्न और किए, किंतु जब दूसरी ओर से कोई उत्तर न मिला तो वह अपनी जीप में आ गया। जीप शहर की दिशा में दौड़ने लगी। मैंने सब कुछ सुन लिया है सर, किंतु अंतरिक्ष में रहने वाले डैंग को हम किस प्रकार से पकड़ सकेंगे? कोई न कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा मिस्टर राठी। उधर अपनी तश्तरी नुमा यान में डैंग। मेरी समझ में अभी तक नहीं आया प्रोफेसर कि आपको उस गाड़ी में ट्रांसमीटर रखने की क्या ज़रूरत थी। टोनी, तुम्हें पता है अब वह ट्रांसमीटर पुलिस विभाग में रहेगा। जी हाँ, और अब वह उसके माध्यम से आपसे संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे। और यह एक अच्छी बात होगी प्रोफेसर, जो किसी प्रकार भी संभव नहीं होगा, बल्कि होगा यह कि उसके द्वारा मुझे उनकी गतिविधियों का पता चलता रहेगा। आओ अब चले टोनी। ठीक है प्रोफेसर, कहते ही टोनी ने यान की दिशा बदल दी। उधर इंस्पेक्टर पांडे ने डीआईजी साहब को पूरी बात बताकर वह ट्रांसमीटर उन्हें सौंप दिया। मिस्टर पांडे, मेरा विचार है यह कार्य सेना की मदद के बिना पूरा नहीं होगा। जी हाँ, उतनी ऊंचाई तक तो सेना के जेट विमान ही उड़ान भर सकते हैं। यदि डैंग की प्रयोगशाला एक ही स्थान पर स्थित है तो उसे शक्तिशाली मिसाइल द्वारा नीचे गिराया जा सकता है। गिराना उचित नहीं होगा सर, क्योंकि इस प्रकार तो हमारे चारों वैज्ञानिक भी समाप्त हो जाएंगे। तो कुछ और सोचा जाएगा मिस्टर पांडे। पहले तो हमें यही देखना है कि वह प्रयोगशाला कहाँ है। मैं मंत्री महोदय से बात करता हूँ। और फिर मंत्री महोदय से बातें करने के पश्चात जब डीआईजी साहब जीप में बैठकर अपने निवास की ओर चले तो उनकी जेब में पड़ा डैंग का वह शक्तिशाली ट्रांसमीटर चीख उठा। आवाज़ सुनते ही उन्होंने जीप रोक दी, ट्रांसमीटर हाथ में लिया। तो अब आप मुझे पकड़ने के लिए सेना की मदद ले रहे हैं डीआईजी महोदय? अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं आप। प्रोफेसर डैंग, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ हो तुम? समझने की कोशिश करो प्रोफेसर, मैं तुमसे समझौता करना चाहता हूँ। ठीक है डीआईजी महोदय, मैं आपसे समझौता करूँगा। इसके साथ ही ट्रांसमीटर शांत हो गया। डीआईजी जीप में बैठ गए, लेकिन तभी यह जीप पल पल ऊपर क्यों उठ रही है? और सचमुच जीप एक ही पल में 15-20 फीट ऊपर उठ गई। ओह, शायद मेरा भी अपहरण। खतरे को समझते ही डीआईजी साहब जीप से कूद गए। धड़ाम! जीप तेजी से आकाश की ओर बढ़ रही थी और लगभग 100 फीट ऊपर पहुंचकर वह नीचे आने लगी। इस दृश्य को देखकर लोगों में भगदड़ मच गई। बचो, भागो, ऊपर से जीप गिर रही है। यह जीप निश्चित ही 2-4 की जाने लेकर रहेगी। जल्दी करो। और अगले ही क्षणों में जीप सड़क से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गई। संयोगवश कोई भी घायल नहीं हुआ। चेहरे पर पश्चाताप एवं पराजय के भाव लिए डीआईजी साहब वहीं खड़े थे। डैंग का उद्देश्य मुझे समाप्त करना था। यदि मैं उचित समय पर जीप से न कूदता तो। उसी दिन सेना के जेट विमानों ने उड़ान भरी। डैंग की प्रयोगशाला को दूर दूर तक तलाश किया गया, किंतु वह सब असफल होकर लौटे। डैंग की प्रयोगशाला का पता नहीं चल सका। समाचार पत्र इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर छाप रहे थे। पढ़िए, प्रोफेसर डैंग द्वारा 4 वैज्ञानिकों का अपहरण, डीआईजी पुलिस बाल बाल बचे। आज की ताज़ा खबर, प्रोफेसर डैंग ने पुलिस की नाक में दम किया, पुलिस के निकम्मेपन की कहानी। दूसरी ओर, जब राजनगर की पुलिस प्रोफेसर डैंग की प्रयोगशाला का पता लगाने के लिए दुनिया भर के प्रयोग कर रही थी, डैंग की प्रयोगशाला में कैद 4 भारतीय वैज्ञानिक। तो यह अंतिम निर्णय है आप लोगों का। टोनी, हम अपने देश से गद्दारी नहीं करेंगे। हम एक शैतान का साथ कभी नहीं देंगे। हमने निश्चय किया है कि हम अपने प्राण दे देंगे, किंतु हम डैंग के लिए काम नहीं करेंगे। ठीक है वैज्ञानिकों, मैं आप लोगों का यह संदेश प्रोफेसर तक पहुंचा दूंगा
कहते हुए टोनी बाहर चला गया। चारों वैज्ञानिक अब विचार मगन थे। डॉक्टर, हमें यहाँ से निकलना होगा, भले ही यहाँ से निकलने की कोशिश में हमारे प्राण ही चले जाएं। हाँ, यह मुश्किल है दोस्तों। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।